Welcome to Daily Current Affair. Today is 11th of April 2023. The question is, which institution released the World Energy Transition Outlook 2023 रिपोर्ट? मतलब कि वर्ल्ड की जो एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है 2023 के लिए वो किस इंस्टीट्यूशन ने जारी की है? तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। तो आपको पता है कि ये एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हम कहाँ पे आ रहे हैं आजकल? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आ रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो एक बार हम जिसको यूज़ करते हैं उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, लाइक कोयला। ठीक है, लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है कोयले की, एक बार जल गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, एनर्जी जनरेट हो गई, उसके बाद क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और रिन्यूएबल में क्या आते हैं? पानी, जिस तरह से पानी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो उसको हम बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह से एक बार हमने पानी से बिजली बना दी तो उसको हम फिर से रीयूज़ करके पानी से बिजली बना सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सन की रेडिएशन से भी हम एनर्जी बना सकते हैं, तो कंटिन्यूसली हम बनाते जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, कितना चेंज हो रही है? ठीक है, वही उसी के अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट है, जिस इज़ वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि वाइल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड टुवर्ड द इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा का पूरा वर्ल्ड अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट अभी भी द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इज स्टिल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 1.5 डिग्री पाथवे। मतलब कि अभी क्या था, जो COP21 शायद, हाँ COP जो 21 हुआ था 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था। ठीक है, पेरिस में हुआ था COP21, उसमें ये बोला गया था कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री कम करना है। ठीक है, और प्रेफरेबली हमने 1.5 डिग्री जो है वो बढ़ने नहीं देना है। मतलब कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना उससे आगे वाली बात बोल रहे हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो हमने 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री से नीचे ही इंक्रीज़ करना है, नीचे ही इसको रखना है, ये लिमिट थी। बट द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की जो ये रिपोर्ट है उन्होंने बोला है दैट द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इज स्टिल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द 1.5 डिग्री पाथ। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि आज हम 3000 गीगावाट एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे 10,000 गीगावाट तक। कब तक? 2030 तक। ठीक है, एन एवरेज ऑफ वो 1000 गीगावाट एनुअली, मतलब कि हर साल हम 1000 गीगावाट की एनर्जी जो है जनरेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 10,000 गीगावाट की एनर्जी तक पहुंच जाएंगे 2030 तक। ठीक है, अभी देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने नेट जीरो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोयले की वजह से, उससे बहुत सारी गैसेस निकलती है। ठीक है, तो इस तरह की CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस को हमने कम रखना है। ठीक है, ताकि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री या 1.5 डिग्री से इंक्रीज़ ना हो अर्थ का। ठीक है, तो कुछ एक कंट्रीज़ ने COP21 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ये भी बोला था कि हम CO2 एमिशन को 0 कर देंगे। ठीक है, 2050 तक। बट कार्बन एमिशन नेट ज़ीरो करने का इंडिया का टारगेट है 2070। ये भी आपने याद रखना है। Which Indian state organized the Food Conclave 2023 brainstorming event? That is C, तेलंगाना। सो तेलंगाना ने ये फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर टॉप 100 एग्री फूड इंडस्ट्री, मतलब कि पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी 100 टॉप के जो 100 एग्री फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उनको एक मंच पे लाएंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि हम फूड क्राइसिस वगैरह की चीज़ें जो है, फूड क्राइसिस जो होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें, हंगर को भी रिड्यूस कर सके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है तेलंगाना की ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट ऑन एग्री फूड सेक्टर। तो आपने याद रखना है कहाँ का है ये फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तेलंगाना में।
नाथुला इज ए माउंटेन पास लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, दैट इज बी सिक्किम। तो सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है नथुला, ठीक है। पास बोलते हैं इसको। पास क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास एक माउंटेन होता है ना, माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है ना उसको बोलते हैं हम पास, ठीक है। वो नाथुला है कहाँ पे, सिक्किम में। ये 3 पास है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में कितने पास हैं, 3 पास है। सबसे पहला जो पास है आपने याद रखना है शिपकिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे है लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में है, और तीसरा है नाथुला पास जो कि सिक्किम में है, ठीक है। ये सिल्क रूट थे, एंशिएंट सिल्क रूट थे ये तीनों, ठीक है। आपने ये याद रखना है, ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है इन तीनों के नाम पे, ठीक है। तो नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है। कौन से, दोंगक्या रेंज, ठीक है। दोंगक्या रेंज जो हिमालय की जो दोंगक्या रेंज है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तिब्बत एंड इंडियन स्टेट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को ये जोड़ता है, ठीक है। तो अब न्यूज़ में क्यों था, ठीक है। जो ये एवलांचे है यहाँ पे बहुत सारे, सॉरी जो ये पास है यहाँ पे बहुत सारे जो है यात्री जाते हैं, टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे। और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर में क्या हुआ, वो एवलांचे आ गया। एवलांच मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी, वो अचानक से ऊपर से सारी की सारी बर्फ़ नीचे गिर गई, जिसकी वजह से यहाँ पे 7 टूरिस्ट की मौत हो गई, कुछ एक जो है यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं, ठीक है। नाथुला इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ ए माउंटेन पास इन द हिमालयन पीक को ज्वाइन सिक्किम एंड चाइना। तो सिक्किम और चाइना को आपस में जोड़ता है ये वाला पास, ठीक है। यहाँ से बहुत पुराने टाइम में हम क्या करते थे, सिल्क का व्यापार करते थे चाइना के साथ, ठीक है, इन तीनों रूट से, ठीक है। सिचुएटेड ऑन इंडो तिब्बत बॉर्डर, दैट इज़ 14,450 फीट की हाइट है सी लेवल से नाथुला की। So which company was awarded the best production process development award as a part of the vaccine industry excellence, ठीक है। वैक्सीन बनाने की इंडस्ट्री में जो एक्सेलेंस हासिल की है, ठीक है, उसमें किस कंपनी को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड मिला है, दैट इज़ ए भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक इंडिया की एक ही ऐसी कंपनी थी जो कि नॉमिनेट हुई थी इसके लिए, ठीक है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के लिए। एक ही इंडिया की कंपनी थी भारत बायोटेक जिसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो है वाशिंगटन DC USA में हुआ था 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। तो भारत बायोटेक के इसमें बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये भारत बायोटेक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। और ये एक ही इंडियन कंपनी थी जो कि नॉमिनेट की गई थी VIE अवार्ड में, ठीक है। VIE मतलब वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सेलेंस के अवार्ड में। कौन कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल कंपनी में भी इसको नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क में भी, बेस्ट सेंट्रल स्पेशलिटी लेबोरेटरी में भी, बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी, बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट में भी, और बहुत सारी इस तरह की नॉमिनेट्स थी जिसमें इनको नॉमिनेट किया गया था और इसको बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो आपने याद रखना है भारत बायोटेक ने वर्ल्ड की सबसे पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है इनोवैक वो बनाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और भारत बायोटेक के फाउंडर कौन है, कृष्णा एला, सुचित्रा एला। और भारत बायोटेक कब फाउंड हुआ था, 1996 में। वो लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर सुनाई थी कि इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है वो कौन बनाने जा रहा है, इंडिया बनाने जा रहा है। अभी क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च ही कर दिया है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है बिग कैट अलायंस मतलब कि जो 7 स्पीशीज़ होती है ना बिग कैट की, बड़ी बिल्लियों की, लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जगुआर और चीता। तो ये 7 कैटेगरी है किसकी, बिग कैट की, बड़ी बिल्लियों की, ठीक है। इसका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है किसने बनाया है, इंडिया ने बनाया है और इसको इनैगोरेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे देश जो है वो भी आकर क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्यों बनाया है ये, जो ये टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है ना, इनको क्या होती है, इनको मार के इनकी पोचिंग की जाती है, इनकी खाल बेची जाती है और इनकी संख्या प्रतिदिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इनको कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है इंडिया की तरफ से। तो आपने इसका नाम याद रखना है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ अभी आगे के टाइम में क्या होगी, जुड़ेंगी, लाइक
इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनके साथ भी बात की जाएगी, ठीक है, ताकि जो इंडोनेशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ पे बहुत सारी बिग कैट्स होती हैं, लायन, टाइगर्स वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये किस तरह से वहाँ पे इनको रखते हैं, किस तरह से कंजर्व करते हैं, तो आपस में नॉलेज शेयर भी की जाएगी, कोलैबोरेशन भी की जाएगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होगी, NGOs भी इसमें आएंगे। अभी आप देखना इसमें बहुत सारे देश जो है वो भी जुड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। हु विंस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023, ठीक है, 2023 का जो इंटरनेशनल प्राइज है स्टैटिस्टिक्स में वो किसको मिला है, दैट इज CR राव जी को मिला है। तो ये इंडो अमेरिकन है, ठीक है, इनका जन्म इंडिया के कर्नाटका में हुआ था 1920 में, बट उसके बाद ये इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, अब ये अमेरिकन सिटीजन है और ये यहाँ पे प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है, ठीक है, CR राव, इनको मिला है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज भी माना जाता है, ठीक है, बहुत हाई लेवल का प्राइज होता है ये, ठीक है। तो ये मिला है CR राव जी को, दैट इज कल्यापुडी राधाकृष्णन राव जी, इनका पूरा नाम है CR राव, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं बट अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये 2016 से देना स्टार्ट किया था, ठीक है। हर 2 साल में ये एक बार दिया जाता है, ठीक है, 2 साल में एक बार, आपने नाम याद रखना है, ये हर साल नहीं दिया जाता, 2 साल में एक बार दिया जाता है। किसको दिया जाता है, या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन की लाइफ में थ्रू स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड की 5, वो आपस में मिलके ये जो है अवार्ड देती है, ठीक है। तो इसमें $80,000 का कैश प्राइज़ भी दिया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ दिया जाएगा, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक कांग्रेस इन ओटावा कनाडा में जुलाई में ये अवार्ड जो है इनको दिया जाएगा, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 टू CR राव। इंडिया, बांग्लादेश, जापान टू होल्ड कनेक्टिविटी मीट इन दैट इज त्रिपुरा। तो इंडिया, बांग्लादेश और जापान आपस में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, आपस में ट्रेड करने के लिए इनकी एक मीटिंग जो है वो त्रिपुरा में होने वाली है। तो इंडिया, बांग्लादेश और जापान, ठीक है। तो जापान क्या है, जापान ट्रेडर है, ठीक है, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और जो आपको पता है कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ क्या आता है, बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ जो है अच्छे से ट्रेड को, व्यापार को फैलाने के लिए जापान जो है इन दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा है। तो ये बातचीत कहाँ पे होगी, त्रिपुरा में होगी। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, जापान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है, कहाँ पे, त्रिपुरा में। इसमें हमारे पास इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, और जो बांग्लादेश के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जापान की तरफ से भी डेलीगेट्स आएंगे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि किस तरह से हमने कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और जापान के बीच में किस तरह से हमने ट्रेड को बढ़ाना है, किस तरह से हमने कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। The Indian Air Force Rafale fighter jets to be participating in military exercise in that is France that involves thousands of NATO troops। तो फ्रांस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, उसमें नाटो के देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि नाटो जो है ट्रूप्स हैं, नाटो की जो ट्रूप्स हैं, नाटो की जो आर्मीज़ हैं, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इंडिया का एयरफोर्स का जो राफेल फाइटर जेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी, फ्रांस में होगी। तो ये कब होगी, मिड अप्रैल टू पार्टिसिपेट, मतलब कि मिड अप्रैल में ये होगी। कहाँ पे, ओरियन 23 इसका नाम है, ठीक है, ओरियन 23 इसका नाम है, कहाँ पे होगी, फ्रांस में होगी। नाटो के देश भी आएंगे, फ्रांस भी होगा और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडिया की तरफ से राफेल फाइटर जेट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्राउंड की ट्रूप्स जो आर्मी वाले हैं वो भी आएंगे, वॉरशिप्स भी आएंगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आएंगे, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी आएंगे। तो सारे के सारे आपस में मिलके क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। ओवर 7,000 नाटो ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है।
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर जेट जैसे बताया गया है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ऑल्सो इंडियन की जो एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज स्कोप इंडिया जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ पे? कलाईकुंडा, वेस्ट बंगाल में 10 अप्रैल से, ठीक है, जिसमें अमेरिकन F-15 भी फाइटर प्लेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो नाटो के जो ट्रूप्स हैं और फ्रांस है इंडिया के साथ मिलके इंडिया का जो एयरफोर्स का राफेल फाइटर जेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ओरियन 23 में। अब कुछ जीआई टैग्स हैं। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से मैं जीआई टैग्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो इसमें बहुत सारे ऐसे जीआई टैग्स हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। जैसे आसाम को जो जीआई टैग मिला है वो मिला है काजी नेमू में, अरुणाचल प्रदेश का इडू मिश्मी, गोवा खोला चिली, जम्मू कश्मीर को मिला है कश्मीरी सैफरॉन के लिए, मणिपुर को मणिपुरी ब्लैक राइस, मिज़ोरम को मिज़ो पोंचेई, मिज़ोरम को तवाई फुलम एंड मिज़ोरम को पांडुलम, ठीक है, मिज़ोरम को नगोट खेरन। तो ये याद रखने आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स है ये। मिज़ोरम को हमराम, ठीक है, उड़ीसा को कांधामाल हांडी, ठीक है, जिस तरह से उड़ीसा का रसगुल्ला है उसको भी मिला है, ठीक है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के भी ये 3-4 है, आपने याद रखना है। केरला का त्रिरूट बैटल लीफ, इनको भी क्या मिला है? जीआई टैग्स मिला है 2022 के लिए। अभी मैं जो ये पीडीएफ दे रहा हूँ आपको, इसमें पूरी की पूरी स्टेट्स जितनी भी हमारे पास इंडिया की स्टेट्स है, हर स्टेट में जिसको जीआई टैग मिला है ना, वो सारी की सारी लिस्ट है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।